ठीक है, विजिबल है क्वेश्चंस? ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन हाउ मेनी इयर्स विल 2000 अमाउंट टू रुपीज 2662 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट? ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है। अमाउंट दिया है 2662, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। ठीक है, तो 2662 डिवाइडेड बाई 2000 इज इक्वल टू 100 प्लस 10 अपॉन 100 टू द पावर N। ठीक है, अब ये देखोगे 2 से कैंसिल करोगे तो यहां पे आएगा 1000 और यहां पे आएगा 1331, और ये जो नंबर है ना ये 11/10 का क्यूब है, क्योंकि 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब 1000 होता है। और यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है 110/100 टू द पावर n। यहां से भी 0 0 कट गया, तो अब हमें पता चल गया कि n का जो वैल्यू है वो 3 है। देखो दोनों सेम है, 11/10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 11/10 टू द पावर n। इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा 3 इयर्स। ठीक है, सेकंड, कौन सा नंबर है जो रैशनल है? देखो 5/0 अनडिफाइंड नंबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, तो 5/0 जो है वो अनडिफाइंड है, वो रैशनल इरैशनल कुछ है ही नहीं। √2 हम लोग को पता है इरैशनल नंबर है, पाई जो है वो इरैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो पाई से रिलेटेड कंफ्यूजन क्या होता है, अगर हमने उसको लिखा पाई तो ये इरैशनल है। ठीक है, अगर हमने लिखा 22/7 तब ये रैशनल है। अब कंफ्यूजन ये होता है, बुक में बहुत सारे चैप्टर्स है जैसे एरिया ऑफ सर्कल वगैरह, तो वहां पे लिखा है टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, तो बच्चा सोचेगा कि ये 22/7 रैशनल है, और क्वेश्चन में लिखा है टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, तो पाई भी रैशनल है, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों? पाई इज इक्वल टू 22/7 या पाई इज इक्वल टू 3.14, ये सब पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। पाई का ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो जब हम उसको 22/7 के फॉर्म में अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं तो ये नंबर जो 22/7 है ये रैशनल है, और जब हम उसको 3.14 के फॉर्म में लिखते हैं तो 3.14 भी रैशनल है, वो 314/100 हो सकता है। लेकिन जब वो पाई लिखा हुआ है तब वो इरैशनल है, क्योंकि वहां पर कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं करना, जो पाई का वैल्यू होता है वो करना है। ठीक है, अब डेसिमल में करोगे ना तो 3.14 के आगे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डिजिट्स तक पाई का वैल्यू कैलकुलेट किया गया, ये कभी रिपीट नहीं होता, कभी टर्मिनेट नहीं होता, तो ये जो है पाई एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसमें से रैशनल नंबर क्या हो गया फिर? 0/5 हो गया, 0/5 0 होता है। ठीक है, इस वाले का फर्स्ट वाले का आंसर आ गया था 3 इयर्स। ये क्लियर है? अब देखो, द नंबर x is equal to 1.242424 and so on can be expressed in the form of p by q, where p and q are positive integers having no common factor, then p plus q is equal to what? तो पहले हमको ये देखना होगा कि इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे कैसे। ये रैशनल नंबर्स का जो 4th या 5th एक्सरसाइज है उसमें से है। ठीक है, अब x जो है वो ऐसे लिखा जा रहा है 1.242424 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1.24 बार। ठीक है, अब मेरे को एक और नंबर चाहिए जहां पे डेसिमल के बाद सेम ऐसा ही रिपीटेशन हो, तो पहले ये नोटिस करेंगे डेसिमल के बाद कौन सा डिजिट आ रहा है? 2, फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 242424, मतलब डेसिमल के जस्ट बाद जो है 242424 शुरू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को उठा के यहां से यहां ले आएंगे,
तब भी देखो डेसिमल के बाद 2424 होगा। अब डेसिमल को दो प्लेसेस राइट शिफ्ट करने के लिए मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x, तो ये क्या बनेगा 124.242424, ये ऐसा चलता जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 124.24 के ऊपर बार, ये आ गया अपना 100x। ठीक है, ये आ गया 100x। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को ना सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जैसे 100x इज इक्वल टू 124.24 बार, और ये x इज इक्वल टू 1.24 बार, इसको माइनस करेंगे। देखो डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटेशन है, तो माइनस होने से 0.00 हो गया। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है डेसिमल के जस्ट बाद रिपीट करना, क्योंकि जस्ट बाद सेम चीज रिपीट हो रहा है तो 00 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ गया 123, और ये क्या आ गया 99x। तो x का वैल्यू क्या हो गया 123/99। ठीक है, क्वेश्चन में एक चीज बोला था कि x को लिखा गया p/q के फॉर्म में, मतलब p/q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब जितना रिड्यूस कर सकते हो कर दो। तो यहां पर इसको रिड्यूस कर देना है, 3 4 12, 3 1 3, और 3 33 99। तो x को कैसे लिखा गया 41/33 के फॉर्म में। अब और रिड्यूस नहीं होगा ये, मतलब यही इसका लोएस्ट फॉर्म है। समझ गए ना? तो ये हो गया p और ये हो गया q। तो p प्लस q क्या आ रहा है 74 आ रहा है, p प्लस q आ रहा है 74, ये सही आंसर हो गया। समझ गए ना? ठीक है। एट व्हाट रेट per annum compound interest will 5000 amount to 5832 in 2 years? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के दो सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए, सिर्फ वैल्यू अलग है। ठीक है, एक में n निकालना है, एक में r निकालना है। तो ये क्या हो गया अपना, अमाउंट हो गया 5832 इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। n का वैल्यू 2 दिया है यहां पे, तो इसको हम करते हैं डिवाइड 5832 डिवाइडेड बाई 5000, ये हो गया 100 प्लस r बाई 100 टू द पावर 2। इसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, 4 से हो जाएगा रिड्यूस, ये 4 इंटू 14 56, 4 5 20, 4 8 32, और ये हो गया 1250। अभी भी रिड्यूस होगा ये 625 और 729। अब 729 और 625 जो है ना, ये क्यूब्स हैं, परफेक्ट क्यूब्स हैं, है ना, या स्क्वायर भी हम इसको बोल सकते हैं। 25 का स्क्वायर है और ये 27 का स्क्वायर है ना। 625 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो 729 को हम लिख सकते हैं 27 का स्क्वायर, और 625 को हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। यहां पे आ गया 27/25 का स्क्वायर, और यहां पर क्या आ गया 100 प्लस r बाई 100 का स्क्वायर। अब देखो इस नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू इस नंबर का स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दो, है ना, दोनों तरफ पावर सेम है तो हटा सकते हैं अब हम, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो क्या आ गया 27/25 इज इक्वल टू 100 प्लस r अपॉन 100। अब ये 25 से 4 टाइम्स कट गया 100, यहां आ गया 108 इज इक्वल टू 100 प्लस r, तो 8% आ गया r का वैल्यू। फर्स्ट ऑप्शन 8%। ठीक है, क्लियर है? देखो जैसे ये दिया ना, इफ a टू द पावर हाफ प्लस b टू द पावर हाफ माइनस c टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 0, और निकालना है a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम ऐसा कर लें a टू द पावर हाफ प्लस b टू द पावर हाफ माइनस c टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 0, तो हम इसको लिख लेते हैं a टू द पावर हाफ प्लस b टू द पावर हाफ इज इक्वल टू c टू द पावर हाफ। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या होगा, a टू द पावर हाफ का स्क्वायर प्लस b टू द पावर हाफ का स्क्वायर प्लस 2 a टू द पावर हाफ b टू द पावर हाफ, और यहां पे आ गया c टू द पावर हाफ का स्क्वायर। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस 2 रूट ए रूट बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2 रूट ए रूट बी। अब देखो ये चीज आ गया, अब स्क्वायर फिर से कर दो, तो ये आ गया a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और यहां माइनस 2 रूट ए रूट बी का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 4ab आ जाएगा। देखो अब ये ज्यादा इजीली आ गया, क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो इससे एक चीज और पता चलता है, अगर क्वेश्चन को बनाने से पहले तो पता नहीं चलेगा कि हमको क्या करना है, अगर जब बनाने लगे और तुम्हें लगा कि जो हम बना तो ठीक ही रहे हैं लेकिन जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में नहीं आ रहा, तो अपना स्टाइल थोड़ा चेंज करो। ठीक है, अब उस फॉर्म में हम लोग करते गए तो यहां पर प्लस सी स्क्वायर आ रहा था, सोल्यूशन तो ठीक ही था लेकिन इस टाइप का कुछ नहीं आ रहा था, कुछ अलग टाइप का आ रहा था। तो फिर हम इसको लाने के लिए फिर इस तरीके से किए। अब क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो गया है, 4ab। ठीक है, x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। अब हम क्या करते हैं, 2xy दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, 2xy दोनों तरफ ऐड कर दिए, तो यहां क्या बना, यहां बना x प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहां बना 3xy। तो x प्लस वाई क्या बना, रूट अंडर 3xy, प्लस और माइनस रहेगा। ठीक है, अब इसका करते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स हम पॉजिटिव लेके चलते हैं अभी, क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, 3xy इंटू रूट 3xy। जब हम इसको स्क्वायर किए तो स्क्वायर रूट हट गया, एक बार ये फिर आ गया। ठीक, अब यहां पर क्या करते हैं, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का वैल्यू तो ये था रूट अंडर 3xy, यहां पे भी वही आ गया 3xy रूट अंडर 3xy। तो अब हमें यहां पर पता लग रहा है कि ये चीज पूरा उधर जाके माइनस होगा तो जीरो हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy इंटू रूट अंडर 3xy माइनस 3xy इंटू रूट अंडर 3xy। तो ये पूरा चीज कट गया ना, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया 0। ये पूरा पूरी कट गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया 0। क्लियर है? हाँ, ये अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये जो है ना क्यूबिक के फॉर्म में आएगा। देखो 0.064 जो है
इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस 0.8 का सॉरी 0.4 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस 0.4 ए स्क्वायर प्लस 0.4a प्लस 0.16। कौन सा ऑप्शन टैली कर रहा है? डी वाला, है ना? a माइनस 0.4 ए स्क्वायर प्लस 0.4a प्लस 0.16। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज हुआ है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है मुकुंद, क्लियर यहां तक? कोई डाउट? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स? ट्रिपल ए। ये जो होता है ना, ये सिमिलैरिटी के लिए होता है। अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये जरूरी नहीं है। उसका बेस्ट एग्जांपल है ये देखो, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका तो तीनों एंगल 60-60 है ना। ये भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका भी तीनों एंगल 60-60-60 है, बट ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, सिमिलर है ना। तो एंगल 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 से सिमिलैरिटी होता है, कॉन्ग्रुएंसी होना जरूरी नहीं है। तो एंगल 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 जो है वो कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इफ ऑल थ्री ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। सबसे ज्यादा सिमेट्रिक क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल हैं, तीनों मीडियंस इक्वल होंगे, तीनों ऑल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे, और इनफैक्ट इसका जो मीडियन होता है वही ऑल्टीट्यूड भी होता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है इसमें। तो ये ऑल्टीट्यूड भी है, ये मीडियन भी है कि नहीं? तो इक्विलैटरल के केस में ऐसा होता है कि ऑल थ्री ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, है ना। तो इसका आंसर है इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, assertion reason, factors of x cube minus 5x square minus x plus 5 are this। एक बार चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, तो यहां से क्या ले लिया? x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आ गया x माइनस 5। यहां से -1 कॉमन ले लिया, x माइनस 5 यहां से भी आया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो गया। अब x माइनस 5 और x स्क्वायर -1 आ गया, ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स के हिसाब से बन जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक ही लिखा है, assertion is true, assertion is true। ओके, रीजन क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी बात सही है, उसी को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व किए हैं, तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। हमने रीजन वाला स्टेटमेंट यूज करके ही ना इसको सॉल्व किया, है ना। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, और जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो असर्शन को रिलेट करता है ना। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। ठीक है, ओके। स्टेटमेंट 1 में लिखा है, इन एनी ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज शॉर्टेस्ट। ये गलत है। सबसे बड़े एंगल के ऑपोजिट में साइड सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटे एंगल के ऑपोजिट में साइड सबसे छोटा होता है ना।
तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। अब कभी भी हम एक स्टेटमेंट को देख के आंसर नहीं करेंगे, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर दोनों को चेक करना है कि दोनों आपस में रिलेट करता है कि नहीं करता, तभी मेरे को सही ऑप्शन का पता चलता है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज द शॉर्टेस्ट। हाँ, ये बात सही है। जैसे मान लो ये लाइन है और कोई भी एक पॉइंट है, मान लो यहां पर कोई भी एक पॉइंट है। अब इस लाइन से इस पॉइंट को अगर कनेक्ट करना है तो बहुत सारे रास्ते हैं, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है। देखो लाइन को तो कनेक्ट कर ही लेंगे, लेकिन जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा वो क्या होगा? वो यहां से परपेंडिकुलर होगा। यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। ठीक है, इधर उधर से तो बहुत सारे लाइंस हम जोड़ लेंगे, कनेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन शॉर्टेस्ट क्या होगा? परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन। ठीक है, ओके। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। देखो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये तो गलत ऑप्शन है। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ये भी गलत ऑप्शन है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, नहीं, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन बी जो है ये इसका सही आंसर है। समझ आ रहा है? ठीक है। If x and y are the solutions of the system of equations, what is x and what is y? ठीक है, तो पहला इक्वेशन दिया है 0.5x प्लस 1.7y इज इक्वल टू 4.4। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है 1.3x माइनस 0.3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब या तो पुट करके देख लो या तो पूरा सॉल्व करो। देखो, अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, x को 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1, और इसको भी 2 डालेंगे तो ये होगा 3.4, तो 4.4 यहां तो सेटिस्फाई कर गया। यहां पर भी चेक करो, अगर हम यहां पर 2 डालेंगे तो होगा 2.6, और यहां क्या होगा? 0.6। सही आ गया, तो पहला ही ऑप्शन मेरा ठीक हो गया। अदरवाइज क्या होता? मेरे को कोएफिशिएंट सेम करना पड़ता। ठीक है, पहले वाले को मान लो 0.3 से मल्टीप्लाई 1.3 से मल्टीप्लाई करते, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करते, टाइम लगता। तो इसमें हमने क्विकली चेक कर लिया, पहला ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, इफ एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 16√3 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द साइड? तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड को हम स्मॉल ए से शो करते हैं ना, और ये दिया हुआ है 16√3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, ए स्क्वायर का वैल्यू आया 16 इंटू 4, ये होता है 64। तो ए कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ठीक है, एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0। देखो, एक तो फॉर्मूला होता है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये तो आइडेंटिटी है, ये तो पता है, लेकिन कंडीशन बोल रहा है कि ये अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल नहीं है तब क्या हो सकता है? अब बड़ा सिंपल इसका लॉजिकल आंसर है। इसमें x बड़ा कि y बड़ा या z बड़ा x बड़ा ये सब तो नहीं बता पाएंगे। अगर हम बोले फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोले कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 100 है, बताओ a बड़ा है कि b बड़ा है? वो तो इससे पता लगने वाला नहीं है ना, नहीं पता लगेगा इसमें। तो सिंपल सा बात है, इसमें कौन बड़ा है, x या y, वो तो नहीं पता लगेगा। तो एक ही ऑप्शन है जो हो सकता है सही आउट ऑफ देम ऑल, तो उसको पुट करके देख लो। अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को हम क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 3x क्यूब हो गया। बताओ,
एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब क्या हो गया 3x3। अब 3x3 का मतलब क्या है 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और एक्स वाई जेड इक्वल है, तो इस x की जगह y लिख दो, इस x की जगह z लिख दो, देखो आ गया 3xyz। तो इसका मतलब ये इक्वल है तभी होगा। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बुक में नहीं है, बट हमें अपना दिमाग लगाना है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है कुछ, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है, तो उसमें ये थोड़ी पता लगता है कि a बड़ा है कि b बड़ा है कि नहीं। तो मान के चलो कुछ दो चार क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो थोड़े से अलग तरीके से सॉल्व करने होंगे। मुकुंद समझ आ रहा है ना साथ साथ? अच्छा, अब यहां पे सबसे छोटा नंबर क्या है, √5, क्यूब रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 3, या 9 की पावर 12। ठीक है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, क्यूब रूट ऑफ 2 है, फोर्थ रूट ऑफ 3 है, और 9 टू द पावर 1/12 है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसा लिखते हैं, 5 टू द पावर हाफ, 2 टू द पावर 1/3, 3 टू द पावर 1/4 एंड 9 टू द पावर 1/12। ऐसा लिख लिया उसको, ठीक है, ये तो क्लियर है। स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होता है, फोर्थ रूट का मतलब पावर 1/4 होता है, और ये तो डायरेक्टली दिया 9 टू द पावर 1/12। अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर का डिनोमिनेटर है ना, 2, 3, 4, 12, इन सब का एलसीएम लेंगे, और वो हमको पता है कि 12 होता है ना। अब मेरे को कंपेयर करना है ना, मेरे को कंपेयर करना है। अब एक चीज बताओ, एक सिंपल चीज, 2 तो 3 से छोटा है, अगर हम दोनों को स्क्वायर कर दें तो 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर से छोटा ही होगा। यस, 2 3 से छोटा है, अगर हम दोनों को स्क्वायर रूट कर दें तो 2 का स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर रूट से छोटा ही होगा। तो मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं और हम सबको सेम पावर में लिखें, है ना, तो कंपैरिजन खराब नहीं होगा, कंपैरिजन जैसा है वैसे ही होगा, सेम ही रहेगा। 2 देखो, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 5 जो है वो 3 से बड़ा है ना, अगर हम दोनों को स्क्वायर कर दें तो 25 जो है 9 से बड़ा है। कम पहले भी ये बढ़ा रहा था, अभी भी ये बढ़ा रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम सब की पावर में ना 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन सब को हम रेज टू द पावर 12 कर देंगे। जब हम रेज टू द पावर 12 करेंगे तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगे ना आपस में। यस, तो ये ऐसा आ गया, ये कैसा आ गया 1/3 इंटू 12, ये कैसा आ गया 1/4 इंटू 12, और ये कैसा आ गया 9 टू द पावर 1/12 इंटू 12। ठीक है, अब ये क्या बन गया 5 टू द पावर 6, ये क्या बन गया 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 4 सॉरी, ये कैसा बन गया 3 टू द पावर 3, और ये बन गया 9 टू द पावर 1। क्या बताना था, सबसे स्मॉलेस्ट। अच्छा, देखो ये तो 16 है, ये 27 है, ये 9 है, और ये क्या है 5 क्यूब का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर। अब बताओ सबसे छोटा क्या है, 9 सबसे छोटा है। 9 कहां से आया था, 9 टू द पावर 1/12 में से आया था, तो 9 टू द पावर 1/12 जो है ये सबसे छोटा नंबर है। समझ गए ना? ठीक है, यहां तक कोई डाउट? सब क्लियर है? इक्वल टू BC एंड AC इज इक्वल टू
सी डी, ओके, ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड ए सी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो अगर ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो इसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल है। इसको एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब ये वाला एंगल क्या हो गया, 180 माइनस 2x। ठीक है, अब ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है ना, इधर x है, तो ये वाला एंगल कितना है, 180 माइनस एक्स, है ना। अब ये जो दोनों एंगल है ये भी इक्वल ही है, ये वाला और ये वाला जो दोनों एंगल है वो भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ए सी डी भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए सी और सी डी इक्वल है ना। ओके, अब 180 डिग्रीज में से अगर 180 माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट हो गया तो बचा क्या, एक्स बचा, और जो बचा है वो आधा आधा डिवाइड होगा, तो ये x/2 है ना। इसका स्टेटमेंट्स लिख पाओगे ना, सिंपल है। सिंस बी ए इज इक्वल टू बी सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी है ना। इन अ ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऐसे ही करके। अच्छा, ये लेट द एंगल्स बी एक्स, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180, तो 180 माइनस दीज टू एंगल्स, तो ये वाला थर्ड एंगल हो गया 180 माइनस 2x। अब एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180, ये पूरा 180 है, उसमें से x निकल गया तो ये 180 माइनस एक्स बचा। अब इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो वो उसका वैल्यू क्या होगा, 180 में से ये वाला एंगल माइनस करो, जो बच गया उसका हाफ। क्लियर है ना। ओके, अब हमको सारे एंगल्स पता लग गए, सारे एंगल्स पता लग गए। अब प्रूफ क्या करना है इसमें कि एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी डिवाइडेड बाय एंगल ए डी बी, ये 3:1 है। तो बी ए डी कौन सा एंगल है, बी ए डी कौन सा एंगल है, x प्लस एक्स बाई टू है, x प्लस एक्स बाई टू है ये बी ए डी, है कि नहीं। और ए डी बी कौन सा एंगल है, x/2। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया 3x/2 और ये x/2, तो क्या होगा 3x/2 इंटू 2/x, देखो 2 से 2 कटा, x से x, 3/1 आ गया। समझ गए, ठीक है। देखो ये फैक्टराइज का क्वेश्चन है, ठीक है। x टू द पावर 12 माइनस वाई टू द पावर 12, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x टू द पावर 6 का स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 6 का स्क्वायर। अच्छा चलो क्यूब करके भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं, x टू द पावर 4 का क्यूब, y टू द पावर 4 का क्यूब। अब डिफरेंस ऑफ क्यूब्स बन रहा है ये, तो डिफरेंस ऑफ क्यूब में पहले क्या होगा, x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4, ये आ गया। फिर आएगा इसका स्क्वायर, मतलब x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 और फिर प्लस y टू द पावर 8। ये ठीक है। हाँ, अब ये जो है ये हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और ये क्या हो गया एक्स टू द पावर 8 प्लस एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 8। अच्छा, इसमें भी ना
इसको मैं अलग से करके दिखा देता हूं कि इसका हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है इसका पार्ट अलग से समझ लो। जैसे ये x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 8 आया है ना। ये कैसे आया वो तो क्लियर हो गया। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें x टू द पावर 4 का स्क्वायर और यहां पे हम लिख दें 2x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 और इसको लिख दें y टू द पावर 4 का स्क्वायर। अब जो यहां पर 2 आया है इसको हम माइनस कर देते हैं एक बार। यहां पर तो x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 एक ही बार था ना, हमने यहां पर 2 कर दिया तो एक बार माइनस भी कर दिया। ठीक है, अब जो ये पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 का ये है होल स्क्वायर। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो यहां पर भी एक बार डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स बना है ना। तो ये क्या बन गया, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो यहां इसको फिर से इसी तरह से ब्रेक किया जा सकता है। कैसे, इसको हम लिखेंगे x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। और इसको ऐसे ही रख देते हैं x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाएंगे है ना, तो फिर मेरे को -3 करना पड़ेगा। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर तो फिर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ पाएगा ना, लेकिन ये आ पाएगा। ठीक है, अब ये क्या बना देखो, ये वाला पार्ट जो है, खाली ये वाला पार्ट ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये बन गया एक्स वाई का होल स्क्वायर, और यहां से आ गया एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बन गया देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये जो था एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ऐसे ही आ रहा है अभी। ठीक है, अब देखो यहां पे ये काम फिर से हो सकता है, इसमें यही वाला काम फिर से हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स वाई कर देते हैं, लेकिन यहां पर फिर रूट आ जाएगा है ना, यहां पर रूट एक्स वाई का स्क्वायर होगा तो उतना नहीं करते हम लोग, उसको यहीं तक रखते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब देखो ये ऐसा आ गया। अब ये क्या बन गया देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको फैक्टराइज करके 3 फैक्टर आए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और एक फैक्टर था एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आया। अब इसको सिर्फ एक बार ब्रेक कर दो और हो गया काम खत्म। इसको खाली ब्रेक कर दो, इसको x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, पहले इसको ब्रेक कर दिया, फिर ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके 2 फैक्टर आए, ये आया, फिर ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और फिर ये एक आ गया एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये इसके इतने फैक्टर्स हैं। ठीक है, समझ गए। हाँ, थोड़े मार्क्स मिलेंगे इसमें, स्टेप मार्क्स मिलेंगे। फिर देखो, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन डेप्रिशिएट्स बाय 720 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड इन द सेकेंड ईयर इट डेप्रिशिएट्स बाय 648 रुपीज। ठीक है,
नहीं, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन डेप्रिशिएट्स बाय 720 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एंड बाय 648 ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन बताना है, वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बताना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताना है। ठीक है, तो 720 से घट रहा है। फर्स्ट देखो, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन है 720। ठीक है, तो लेट द वैल्यू ऑफ द मशीन at the beginning of second year be rupees x। सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में मान लो x रुपीज है। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर कितना होगा, x माइनस आर परसेंट ऑफ x, x माइनस आर परसेंट ऑफ x, और ये जो है ये 720। ठीक है, वैल्यू ऑफ द मशीन एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। देखो, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में वैल्यू था x और सेकेंड ईयर में 720 का डिप्रिसिएशन हो गया, तो उसका वैल्यू क्या बचा, x माइनस 720, है ना। अब इस पे r परसेंट लगेगा, डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर, ये क्या होगा, r परसेंट ऑफ x माइनस 720, और ये दिया हुआ है 648। ठीक है, अब यहां से कुछ इक्वेशन पता चलता है, यहां से क्या पता चलेगा, x माइनस 720 जो है ना वो आर एक्स बाई 100 का वैल्यू। ठीक है, अब यहां से देखो हो जाएगा r बाई 100 x माइनस 720 r बाई 100 इज इक्वल टू 648। अब इसका वैल्यू है 720, है ना, आर एक्स बाई 100 का वैल्यू है 720, तो यहां पे आर एक्स बाई 100 का वैल्यू पुट कर दो 720। ठीक है, माइनस 648 इज इक्वल टू 720 आर बाई 100, तो यहां पर कितना आएगा 72। ये और ये कट, आर का वैल्यू आ गया 10%, आर का वैल्यू आ गया 10। ठीक है, तो रेट हो गया 10%। ठीक है, अब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आ गया, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन बताना है, और वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बताना है। ठीक है, हम लोग ये माने थे कि सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में इसका वैल्यू x है ना, तो लेट द ओरिजिनल कॉस्ट बी p। लेट द ओरिजिनल कॉस्ट बी रुपीज p। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा, r परसेंट ऑफ p। डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर होगा r परसेंट ऑफ p। ठीक है, उसके बाद वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, ये क्या होगा, p
माइनस R% ऑफ P, है ना। अब सेकेंड ईयर पे जो डेप्रिसिएशन होगा वो इस वैल्यू पे होगा। R का वैल्यू हम लोग को पता चल चुका है, तो R की जगह हम लोग 10 लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यहां होगा P/10, यानी वैल्यू आ गया 9P/10, ठीक है। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, ये होगा 10% ऑफ 9P/10, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 720 रुपए, तो ये 0 कट, है ना। तो 9P/100 इज दिस मच, 720 इंटू 100 अपॉन 9, ये हो गया P। तो P आ गया 8,000 रुपीज। ओरिजिनल वैल्यू इसका हो गया 8,000, ठीक है। इसका ओरिजिनल वैल्यू हो गया 8,000, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया 10% पर एनम, ओरिजिनल वैल्यू आ गया इसका ₹8,000, ठीक है। वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, अब वो निकल जाएगा, अब तो आराम से निकल जाएगा, है ना। 8,000 में से फर्स्ट ईयर 800 कम हुआ, 7,200 बचा, फिर 720 कम हुआ, 6,480 बचा, फिर 648 कम हुआ, इसको माइनस कर देते हैं, 5,832 बचेगा, ठीक है। थर्ड ईयर के एंड में उसका वैल्यू होगा 5,832, ठीक है। ये आ गया वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। ये हो गया था पूरा, ये तो बड़ा सिंपल था। फिर और कौन सा नहीं हुआ था? सर 4 का सी, देखो कोई ट्राइंगल है जिसमें एंगल सी जो है वो 5 टाइम्स एंगल बी है, एंड इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल ए प्लस 3 टाइम्स एंगल बी, ठीक है। तो एंगल सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स एंगल बी, विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी, ओके। तो इसको दो तरह से लिखते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स एंगल बी, और 5 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल ए प्लस 3 टाइम्स एंगल बी, ठीक है। अब ये माइनस होगा इससे, तो 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल ए, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग को एंगल ए बाई एंगल बी का रेशियो मिल गया 2/3, और यहां से 1/5 रेशियो मिल गया एंगल बी बाई एंगल सी का, ठीक है। अब करना क्या होता है कि ये जो बी है ना, जो दोनों तरफ में दिख रहा है उसको सेम करना होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको 3 से हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे को पता चल गया कि एंगल बी बाय एंगल सी का जो रेशियो है वो 3:15 है, और एंगल ए इज टू एंगल बी का जो रेशियो है वो 2:3 है। अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी, ये रेशियो है 2:3:15, ठीक है। अब लेट द एंगल बी 2x,
3x 15x रिस्पेक्टिवली। ये टोटल कितना हो गया 20x, लेकिन टोटल तो 180 डिग्री है, तो फिर x का जो वैल्यू है वो 9 है ना। तो इसका मतलब जो एंगल A है वो 2x यानी कि 2 इंटू 9 यानी कि 18 डिग्री है। एंगल B जो है वो 3x है यानी 3 इंटू 9 27 डिग्री, और एंगल C जो है वो 15x है यानी 15 इंटू 9 135 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। x is equal to y plus 5, find the value of x cube minus y cube minus 15xy plus 125। देखो x क्यूब माइनस वाई क्यूब जहां आ रहा है ना, तो मतलब मेरे को x माइनस वाई का जरूरत है। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 है, तो x माइनस वाई क्या होगा 5। अब क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो, तो यहाँ क्या बनेगा a क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 125। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और जो x माइनस वाई है उसका वैल्यू 5 है, तो यहाँ ऐसा लिख दो। ठीक है, तो ये क्या बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 15xy माइनस 125 इज इक्वल टू 0। ठीक है,